नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर इसराइली अखबारात ने खतरनाक तरीन आर्टिकल लिखा। क्या? जैसे एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल हुआ, जैसे उसने इसराइली पार्लियामेंट से जो खिताब में गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ, और नेतन्याहू ने जो वहां नारे लगाए, वो सब इंतहाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। फुल हाउस नजर आया, वहाँ पे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को, और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक जबरदस्त वहाँ पे उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। तो ये जो अब मोदी का दौरा इजराइल है, इस पर अब पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हमारी सेनेट ने एक करारदाद भी मंजूर की है इजराइल और भारत के गठजोड़ के खिलाफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी जो वेस्ट बैंक में इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पर हमने फैसला किया कि जो ये दीवारें हैं भारत और इजराइल के बीच, इनको हम गिरा देंगे। आप देख सकते हैं आज फरवरी 2026 में कि ये दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर गई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इजराइल संसद में मोदी जी के भव्य स्वागत और स्पीच को सुनकर पाकिस्तान मीडिया किस तरह घबराया हुआ है, देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये इसको बहुत तारीखी दौरा भारत और इसराइल करार दे रहे हैं। वजह, इसराइल के साथ मजमूई तौर पर $8.6 बिलियन के दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। $8.6 बिलियन। पाकिस्तान का मजमूई दिफाई बजट 9, 10, 11 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं होता, जितना भी बढ़ा लें। और भारत का दिफाई बजट $85 अरब था, जो अब $110 अरब तक लेके जाना है। उसमें से $8.6 बिलियन दिफा के ऊपर भारत और इसराइल के बीच में गठजोड़ हो रहा है। इसमें होगा क्या? स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब ये ले रहा है इंडिया। हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल ले रहा है इंडिया। बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम ले रहा है इंडिया। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ मजीद जो अहम खबरें हैं इसमें, बहुत खतरनाक। इसराइली जो ड्रोन है, मैं आपको बताऊं कि 2 किस्म के ड्रोन इसराइल ने जो भारत को दे रखे हैं। एक तो हरोप नामी ड्रोन, जो कि मई में जब पाक भारत जंग हुई थी तो जो भारत ने ड्रोन इस्तेमाल किए, उसमें इसराइली ड्रोन्स शामिल थे, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ हरोप। और एक होता है हेरोन MK, ये जरा बड़ा होता है, जहाज नुमा होता है। तो ये दोनों तरह के ड्रोन्स इसराइल भारत को दे चुका है। लेकिन अब जो हेरोन MK2 हैं, जो जदीद तरीन है, तकरीबन एक छोटा जहाज समझ लें, इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है कि भारत को दिए जाए। इसमें होगा क्या कि भारत की मांग यह है कि ये ड्रोन्स भारत में तैयार किए जाए इंडिजिटसली। तो वो विलिंग है इसराइल भारत के साथ ये मामला करने के लिए, और इजाफी मिकदार वो चाहते हैं इन ड्रोन्स की। इसके अलावा ये जो ड्रोन है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये ड्रोन जो है ये एक वक्त में 45 घंटे तक मुसलसल हवा में प्रवास कर सकता है। यानी 2 दिन मुसलसल, 2 दिन और 2 रातें मुसलसल ये ड्रोन प्रवास कर सकता है सिंगल, जब इसे एक दफ़ा उड़ाया जाए। और ये 470 किलोग्राम का वॉरहेड भी अपने साथ लेके जा सकता है, और तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर ये जा सकता है। हर मौसम में ये उड़ सकता है। इसके अलावा जो इनके मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, IT, AI, लेबर, मैन पावर, एग्रीकल्चर, और कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके ऊपर ये ताउन आप साथ नहीं करने जा रहे हो। नेतन्याहू बोले, I said Narendra, my dear friend, they are not just words. I would almost venture to say more than a friend, a brother. तुम दोस्त से ज्यादा हो, एक भाई हो मेरे लिए। और जब तुम लास्ट टाइम आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि हम जूते क्यों ना उतारें और मुकद्दस पानी में क्यों ना जाए। समुद्र किनारे ये खड़े हुए थे पांच ऊपर करके, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। 2017 में आखिरी बार मोदी गया था, उससे पहले ये जब CM गुजरात था तब भी इसराइल गया था। तो यहाँ से उसने मोदी के साथ अपनी मोहब्बत और जो ताल्लुकात हैं उसका इयादा किया अपनी पार्लियामान के सामने कि ये है ताल्लुकात की नौयत हमारी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। फिर उन्होंने कहा कि जी इंडिया और इसराइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईदर, ये जुमले आपने सुनने हैं, ईदर द जहादियस्ट एक्सेस ऑफ ईवल विल ब्रेक अस और वी विल ब्रेक इट। ये सबसे बड़ा मसला हमें, ये जो जहादी निज़ाम है, जहादी सोच है, वो है या तो हम उन्हें तोड़ेंगे या वो हमें तोड़ेंगे, और इस सिलसिले में हम एक हैं, एक पेज पे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का भी जिक्र किया, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रेडिकल इस्लाम के खिलाफ इसराइल के अलावा अगर कोई दूसरी बड़ी कुव्वत है तो वो भारत, इसलिए हमारे ताल्लुकात फितरी तौर पर इतने मजबूत हैं। द मदर बेस ऑफ रेडिकल इस्लाम इज इन द मिडल ईस्ट। जो बुनियाद है रेडिकल इस्लाम की, मिडल ईस्ट में, मशरक़ वुस्ता में। इशारा उनका ईरान की जानिब था, नाम नहीं लिया। बार बार वो इसमें वो बात करते रहे। और इंडिया
اور اسرائیل جو ہے وہ ہزاروں برس کی قدیم تہذیبیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے. اور پھر اس نے کہا کہ آئی ایم شیور دا ڈے ول کم وین اے بالی ووڈ مووی از میڈ اباؤٹ دی بردرہڈ بٹوین آور نیشنز. آئی پرومس یو اٹ ول بی اے ہیوج ہٹ. بڑی کامیاب مووی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس کی فلم بناتے ہیں. میں نے ابھی آئرن ڈوم کا بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ اگر لگ گیا اور بھارت کہاں لگوانے جا رہا ہے. وہ بنیادی طور پہ کشمیر میں، پنجاب میں، راجستھان میں، وہ تمام علاقے بھارت کے جو پاکستان کے قریب لگتے ہیں وہاں پہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی لگائی جائے گی. کوئی 70 سے 100 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے. 35-70 مختلف لیئرز ہیں جو اسرائیل نے خود بھی نصب کی ہوئی ہیں اپنے کیپٹل اور اہم جگہوں پہ. یہی وجہ کہ جب ایران میزائل مارتا ہے تو جہاں جہاں وہ دفاعی نظام لگا ہے، شیلڈ لگی ہے، وہاں وہ جو میزائل ہے وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچتا، ڈیویٹ ہو جاتا ہے یا تباہ کر دیا جاتا ہے. تو اب پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس سے بچنے کے لیے بھارت اسرائیل سے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی خرید رہا ہے. میرے نزدیک یہ دیگر جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر چین کے ساتھ اس کا جو حل ہے یا اس کا متبادل ہے وہ لینا ہوگا، کیونکہ بھارت بڑی تیزی سے یہ بلڈ اپ کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت از آل سیٹ ونس اگین پاکستان کو انگیج کرنے میں، ایک تو افغانستان سے اور ایک خود بھی. تو یہ ساری جو وہ تیاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ جو انسٹالیشن ہے اس ٹیکنالوجی کی وہ پاکستان کے قریبی علاقوں میں انڈین کئی مبصرین یہ مان رہے ہیں کہ وہاں لگایا جائے گا. آفیشلی نہیں مان رہے لیکن مانا جا رہا ہے. نریندر مودی کی آواز اتنی مضحکہ خیز ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن پارلیمان وہاں پہ تالیاں مار رہی تھی. ان کو بڑا فخر تھا کہ مودی آیا ہوا یہاں پہ. یہ نریندر مودی نے اعلان کیا کہ UAE اور عمان یہ 2 ملک ہیں جو ہمارے ساتھ اس ڈیل میں آن بورڈ ہیں. اس کے علاوہ گریس اور سائپرس، مڈل ایسٹ سے نکلیں گے تو آگے آ جاتا ہے یونان اور ساتھ آ جاتا ہے قبرص، وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور 2 ایشیائی قومیں اور ہیں جن کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا. ساتھ آ جاتا ہے اسرائیل اور ساتھ ہے انڈیا. یہ ایک نیا بلاک ٹریڈ کا بھی، دفاع کا بھی، اس کا یہ اعلان کر رہے ہیں. اور مقصد ریڈیکل اسلام کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا اور اس کے خلاف ایکا کرنا ہے. 26/11 ممبئی حملوں کا ذکر کیا کہ ہمیں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. ہم وہ بھگت رہے ہیں، بھگت چکے جو آپ سب بھگت رہے تھے. ہمارے گولز کامن ہیں اور بھارت نے لمبا عرصہ دہشت گردوں سے ڈیل کیا. 0 ٹالرنس ہے اگینسٹ ٹیررزم. اور ساتھ اس نے ذکر کیا 1971 کی جنگ کا کہ تب بھی جب پاکستان کا لفظ اس نے یوز کیا اپنی تقریر میں اور کہا تب بھی ہمارے ساتھ جو سینا تھی یا جو لوگ تھے ماہرین اس میں اسرائیل کے لوگ موجود تھے جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے اس نے پاکستان کا ذکر کیا اور بار بار مودی اور جو نیتن یاہو جو ذکر کر رہے تھے وہ یعنی مسلمان ممالک پاکستان کا نام لیے بغیر، ایران کا نام لیے بغیر ان کے خلاف ایک محاذ اور ایک صف بندی کا اعلان کر رہے تھے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک گٹھ جوڑ اور خطرناک اتحاد ہے جو مارز وجود میں آ رہا ہے. پاکستان کو انگیج کیا جائے گا افغانستان کے تھرو، پاکستان میں دہشت گردی بڑھائی جائے گی، پاکستان کے لیے تیاری بھارت خود کر رہا ہے دفاعی نظام تگڑا کرنے کے بعد اور ساتھ یہ اسلحہ، بارود اور آئرن ڈوم اور جہاز لینے کے بعد. بہرحال ان کے لیے مشکلات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں انٹرنیشنل حالات ان کے لیے کتنے خراب ہیں. آج یروشلم پوسٹ ذرا اٹھا کے دیکھیں نریندر مودی کے دورے پر جو آرٹیکل ہے وہ کہہ رہے ہیں علاقائی سیکیورٹی میں بھارت اور اسرائیل آپس میں یوں ہو چکے ہیں، تعاون کا بڑھ چکا ہے اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں دہشت گردی کی سپورٹ کر رہا ہے. انہیں چین اور ترکی فی الحال مدد کر رہے ہیں ڈرون اور ٹیکنالوجی، اور ترکی کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا ایران بن چکا ہے. اب بھارت اور اسرائیل اکٹھے ہو کر اپنے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے نہ صرف انٹیلیجنس ٹیکنالوجی بلکہ علاقائی تعاون، اور اس میں ان کے ساتھ امریکہ اور مغربی یورپ شامل ہے جسے وہ جوڑ کر پاکستان کو روکیں گے تاکہ یہ دہشت گردی سے باز ہے. ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا دباؤ ہے. ایک طرف تو بظاہر غزہ امن بورڈ کا حصہ بنایا کہ جی فوج وہاں بھیجیں، اسرائیل کے ساتھ ایک چھت تلے اکٹھے ہوں، لیکن اصل معاملہ یہ بھارت کی بالادستی کے نیچے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ جو نیتن یاہو اور ٹرمپ کے تعلقات ہیں وہ کبھی بھی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اسرائیل بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ صرف دفاعی تعاون نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک موڈ میں ہے. مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا دونوں پر ایران کے ساتھ یہ بھارت اور اسرائیل کے وجود کے لیے اہم ہے. اور بھارت اس وقت اپنے اندرونی اور علاقائی سطح کو غیر مستحکم ہونے کا الزام لگاتا ہے پاکستان پہ، اور ان کا ہے فطری اتحاد اسرائیل سے. پاکستان امریکہ کا جو ٹرمپ کا اتحاد ہے وہ تو صرف اور صرف عمران خان کو روکنے کے ہے کہ ایک عمران خان کو روکے، جو مرضی ہم سے کروا لے اس کے بدلے میں ہم تیار ہیں. ٹرمپ کی ہر جائز ناجائز بات پہ ماننے پر تیار ہے. وہ ڈو مور کا مطالبہ تو ختم کبھی نہیں ہوگا. ابھی تو ٹرمپ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ 10% بھی پورے نہیں ہوئے. ابھی تو ٹرمپ جو 10 جہازوں کے گرنے کے دعوے کر رہے ہیں نا، جو اس نے آج جوائنٹ سیشن میں کہا کہ وہ شہباز شریف کی اس بات کو کہ پاکستان ہندوستان کی جنگ روکنے میں ٹرمپ کا کردار تھا ورنہ 3.5 کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس میں شہباز شریف بھی شامل تھا. یہ وہ خدمت اور پالش ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اتنی کنفیوزڈ پالیسی ہے ان کی. آپ صرف یہ دیکھیں، میں اس سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل پاکستان میں الجزیرہ کا چینل بند کیا کہ یہ دہشت گردی کی پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور افغان طالبان پہ جو قطر کی ایک پراکسی ہیں، اور یہ سارا بیان دیا. اور اگلے دن آرمی چیف شہباز شریف اور ساکھ ڈار قطر کے شاہی دربار میں بیٹھے ہاتھ جوڑ کے.
मतलब आप अंदाजा करें, ऐसी खारजा पॉलिसी आपने कभी देखी? और फिर जो अदम इस्तेहकाम में मुल्क में जो हालात हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को दबा लिया है, मानना पड़ेगा। अवाम को ये थका चुके हैं, इसमें मानते हैं ये। अवाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनके ठट्ठे भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ना मईशत कंट्रोल, ना एक्सपोर्ट कंट्रोल, ना महंगाई कंट्रोल, ना गुर्बत कंट्रोल, ना SIFC, ना सरमायाकारी, ना अमनो अमान। भाई नाकाम तो ये है, मायूस जरूर हो चुके हैं कौम, इसमें कोई शक नहीं, डरे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन इनके हालात क्या है? 44 दौरे शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन मिला क्या? आज भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, उसको मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहां पर जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं उससे दुनिया में जो अमन है उसके लिए बहुत से नए खतरात पैदा होने वाले हैं। और ये जो सूरत हाल है, इसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है, सबसे ज्यादा खतरा वो या तो फलस्तीन के लोगों को है या फिर वो कश्मीर के लोगों को होगा, और कश्मीर के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भी बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। वैसे तो आप गवाह हैं, माजी में पिछले 6-7 साल में मैंने एक दफा नहीं कई दफा खबरदार किया है, इतनी दफा खबरदार किया कि अब तो मुझे भी खबरदार करते हुए थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। हम बार बार ये कहते रहे कि मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। ये एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी नहीं है, ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और इनके पीछे अमेरिका की एक ऐसी लॉबी खड़ी है जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप साहब तो रोजाना मोदी के खिलाफ बयान दे देते हैं, बार बार कहते हैं जी कि मैंने 2025 की जो पाक भारत जंग थी उसमें मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मैंने सीज फायर करवाया, और मोदी को तो वो एम्बैरस करते हैं। तो ये क्या हामिद मीर जो है वो क्या दावा कर रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूँ, अब दोबारा आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और आज नहीं तो कल नेतन्याहू जो है वो ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक करवा देगा, कोशिशें उसकी जारी हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, ऐसे ही अर्ज नहीं किया, इसकी बहुत सी ठोस शहादतें मौजूद। तो ये जो अब मोदी का दौरा इजराइल है, इस पर अब पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हमारी सेनेट ने एक करारदाद भी मंजूर की है इजराइल और भारत के गठजोड़ के खिलाफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी जो वेस्ट बैंक में इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर पर जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू मिलकर अपने बूटों तले मसलने की तैयारी कर रहे हैं। और जो अब हमें पाकिस्तान को खबरदार होने की जरूरत है, पूरी मुस्लिम दुनिया को, OIC को खबरदार होने की जरूरत है। तो इस पर सिर्फ मुझे इतना अर्ज करना है कि अब आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए, आप सिर्फ जो ट्रंप के मोदी के बारे में बयानात होते हैं उस पर खुश होना बंद कर दें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ट्रंप और मोदी की दोस्ती हो जानी है, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए गुजारिश ये है बड़े अदब के साथ कि अब आप फिक्र करें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाला है, जो तरीकाकार नेतन्याहू ने गजा में फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद करने के लिए इख्तियार किया है, अब वही कुछ मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी करेगा। उसका आगाज तो वो कर चुका है, उसने 370 और 35A को ख़त्म किया है, और अब उसके बाद वो वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अब पाकिस्तान जो है उसको सिर्फ सेनेट की एक रेजोल्यूशन, कौमी असम्बली की एक रेजोल्यूशन से काम नहीं चलाना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पर आपको बबांगे दोहल बात करनी होगी कि जो भारत की पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है, उस नक्शे के मुताबिक भारत की इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, मालदीव को, तमाम साउथ एशियन कंट्रीज को वो हड़प करना चाहती है, और वो नक्शा उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।